नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। अगले आधे घंटे बात होने वाली है आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो की, क्योंकि अगर आपने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स को लेकर जानकारी इकट्ठा करके रखी हुई है, कंफ्यूज है कि आगे कैसे बढ़ना है, या केवल स्टॉक्स के बारे में जानकारी रखते हैं, तो आगे कैसे बढ़ा जाए अपने निवेश के इस सफर में, उसी को लेकर आपको हम देते हैं मार्गदर्शन हमारी इस पेशकश में। आपकी कमाई, आपका निवेश, आपका बचत और आपका खर्च, जी हाँ, इस ऑर्डर में ही आपको जाना चाहिए आपकी फाइनेंशियल लाइफ में। और कैसे आपको हर फाइनेंशियल गोल के लिए अलग रणनीति चाहिए होती है, अलग अलग इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होते हैं, उसी को लेकर हम बात करते हैं बारीकी से इस शो में। विश्वजीत पराशर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे आज के एक्सपर्ट, और आपका स्वागत है इस खास पेशकश में। अच्छा, कई बार ऐसे होता है सर कि हम दर्शकों के सवाल तो लेते ही हैं, लेकिन सवालों के बीच में भी कई सारे इन्वेस्टमेंट के गुरु मंत्र सामने आ जाते हैं, जो मेरे ख्याल से काफ़ी कॉमन भी होते हैं, और कुछ ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जो हर कोई जाने अनजाने कर ही बैठता है। तो उस पर भी आज थोड़ा सा बारीकी से हम डालेंगे नज़र। और सर, बबलू सिंह का सवाल लेंगे सहारनपुर से। इन्होंने अपना सवाल भेजा है। 48 ईयर्स ओल्ड, टाइम होराइजन इन्वेस्टमेंट का 10 साल बता रहे हैं, 32,000 बोल रहे हैं कि इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक्सिस का ELSS है, टैक्स सेवर। एक्सिस का लार्ज एंड मिड कैप भी है, मिरर का लार्ज एंड मिड कैप, फ्लेक्सी कैप है HDFC का, पराग पारेख का, और मोतीलाल का मिड कैप है। पिछले 4 साल से ये निवेश कर रहे हैं फंड्स में, अगले 6 साल और करना चाहते हैं। और पोर्टफोलियो में क्या चेंजेस होने चाहिए, और कुछ समय तक ये चैनल अपना देखना भी शुरू किया है, और उसी के चलते शो से सीख भी रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बबलू जी ये लिखने के लिए। तो फंड्स तो आपने इकट्ठा कर लिए हैं, लेकिन और बेहतर किए जा सकते हैं। लेकिन ट्रिकी पार्ट आपके सवाल में है आपका टाइम होराइजन, विश्वजीत जी। ऑलरेडी ये 4 साल निवेश कर चुके हैं, और अब केवल 6 साल के लिए ही इनको इन्वेस्ट करना है। अब बताइए कैसे इनकी पूरी इक्विटी एलोकेशन बदल जाती है, और कैसे अब डेट की भी एंट्री यानी फिक्स इनकम की भी एंट्री हो जाएगी। बिल्कुल। देखिए कविता जी, इनका जो पोर्टफोलियो है अगर मैं देखता हूं तो कुछ फंड्स में ओवरलैप भी है। सेम कैटेगरी के दो दो फंड्स ले रखे हैं। हाँ। जैसे कि लार्ज एंड मिड कैप फंड कैटेगरी है और दो एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है। तो ये भी ज्यादातर लोग ऐसी गलती करते हैं कि सेम ही कैटेगरी के दो तीन फंड्स रखते हैं। अगर ओवरलैप नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। अगर ओवरलैप है तो कहीं ना कहीं हम अपना डाइवर्सिफिकेशन को ओवर डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, डाइवर्सिफाई कम कर रहे हैं। और रिटर्न्स में है उस पर भी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, क्योंकि सेम ही स्टॉक्स पे आप निवेश कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अगर बबलू जी का पोर्टफोलियो देखें तो इन्होंने एक लार्ज एंड मिड कैप फंड दे रखा है एक्सिस का और एक मिरई का। तो सबसे पहले तो मैं उन्हें सुझाव दूंगा कि एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी को हम चेंज कर सकते हैं किसी डिफरेंट कैटेगरी में, ताकि हमें और बेहतरीन डाइवर्सिफिकेशन मिले और नए शेयर्स में स्टॉक करने, जो स्टॉक्स है उनका हमें एक्सपोजर मिले हमारे पोर्टफोलियो में। तो मिराई एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड को चेंज करके अगर हम एक स्मॉल कैप फंड में चले जाते हैं। अब स्मॉल कैप फंड क्यों? क्योंकि इनके सारे पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप कैटेगरी नहीं है। तो मेरी सलाह रहेगी कि एक स्मॉल कैप फंड को कंसिडर कर सकते हैं। चाहे तो वो बंधन का स्मॉल कैप फंड ले लें, चाहे तो वो निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड ले लें, तो एक स्मॉल कैप फंड आपके पोर्टफोलियो में आ जाएगा। दूसरा, आपके पास दो फ्लेक्सी कैप फंड है। HDFC का फ्लेक्सी कैप फंड भी है और पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड भी है। अब दोनों ही फंड अपने अपने कैटेगरी में टॉप क्वार्टाइल फंड्स है, टॉप परफॉर्मर फंड्स है। तो खराबी कुछ नहीं है, लेकिन है वो सेम कैटेगरी और कहीं ना कहीं उनमें भी ओवरलैप है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि HDFC फ्लेक्सी कैप फंड से निकलकर आप HDFC के ही फोकस्ड फंड में आ जाए, ताकि आपको एक डिफरेंट कैटेगराइजेशन मिल जाए और डाइवर्सिफिकेशन और बेहतरीन हो जाए। ये दो कैटेगरीज में से आप निकल के दो डिफरेंट कैटेगरीज में आप आ गए हैं। अब अगर आप टैक्स रिजीम, न्यू टैक्स रिजीम में हैं, तो आपको ELSS फंड में निवेश करने से कोई बहुत ज्यादा लाभ नहीं मिलेगा, और कहीं ना कहीं आपका पैसा लॉक इन भी हो रहा है, क्योंकि ELSS कैटेगरी में 3 साल तक पैसा आपका लॉक इन रहेगा। तो अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में हैं तो आपको एक्सेस ये इक्विटी ELSS फंड से भी निकलकर किसी डिफरेंट फंड्स में चले जाना चाहिए। चाहे तो एक वैल्यू स्टाइल फंड ले सकते हैं, जिसमें कि ICICI प्रूडेंशियल का वैल्यू स्टाइल फंड। और अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में है तो आप बिल्कुल इसी में निवेश करते रहें, ताकि आप उसका लाभ ले सके। तो ये तो रही आपकी पोर्टफोलियो की जो बदलाव आपको करने चाहिए। अगर हम देखें तो जैसा कविता जी ने कहा, टाइम होराइजन थोड़ा सा कम है। आप 4 साल से ऑलरेडी निवेशित हैं और अगले 6 साल और निवेशित रहना चाहते हैं। तो अगर आप इक्विटी का ही पोर्टफोलियो रखना चाहते हैं तो मैंने आपको सजेशन दे ही दिया है। और अगर हम इसको देखेंगे आप कितना कॉर्पस बना पाएंगे, तो 32,000 की जो SIP आप कर रहे हैं, अगर हम 12% का CAGR लेके चले तो करीब करीब 33 लाख रुपए बनते नजर आ रहे हैं केवल SIP से।
और आप ऑलरेडी 4 साल से निवेश कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से अगर 32,000 की एसआईपी भी निवेश करते आ रहे हैं 4 साल से, तो करीब 15 और 20 लाख के बीच में आपका कॉर्पस होगा। तो उसको करीब करीब आप डबल कर ले, तो ये करीब करीब 70 लाख तक आप पहुंच पाएंगे। तो बहुत बड़ा कॉर्पस नहीं बन पा रहा है, क्योंकि आपका टाइम होराइजन थोड़ा सा कम है। अगर टाइम होराइजन और बढ़ाएंगे तो अच्छा खासा कॉर्पस बन सकता है। और अगर आप चाहते हैं अपनी एसेट एलोकेशन थोड़ा डाइवर्सिफाई करना, तो आप जैसा कविता जी ने बोला, कोई एक आधा डेट फंड भी कंसिडर कर सकते हैं, या फिर हाइब्रिड फंड कंसिडर कर सकते हैं, ताकि डेट का एक्सपोजर भी आपके पोर्टफोलियो में आ जाए। चलिए, एक तो अगर आपकी टाइम होराइजन और एक्सटेंड हो सकती है तो आप उसको एक्सटेंड करें। दूसरा, इक्विटी में निवेशित रहने के लिए भी इनकी रिस्क एपेटाइट उतनी होनी चाहिए। मालूम पड़ा, अभी तो हमारे पास बहुत डिटेल्स है नहीं विश्वजीत जी, मालूम पड़ा कि इन्हें शायद अगले 6 सालों में कोई कॉर्पस इकट्ठा करना है और लास्ट मिनट तक ये इक्विटी में रह गए और बाजार में जोरदार गिरावट आ गई। सिचुएशन बता रही हूँ केवल हाइपोथेटिकली, तो सारा तो कमाया हुआ पैसा हो सकता है उड़ जाए ना। जी बिल्कुल कविता जी, इसलिए अक्सर ये बताया जाता है कि जब आप अपने गोल के करीब हैं, जैसे चाहे वो रिटायरमेंट है, चाहे वो बच्चे की पढ़ाई है, तो करीब करीब 1 साल पहले आपको इक्विटी से निकलकर डेट की तरफ शिफ्ट कर देना चाहिए। जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि लास्ट मिनट कोई सरप्राइज ना हो जाए आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो में। तो कोशिश करें, जब आप गोल अगर 6 साल का है, तो आप उसको 5 साल के लिए ही इक्विटी में निवेशित रखें। उसके बाद धीरे धीरे 1 साल धीरे धीरे मार्केट को देखते हुए आप डेट की तरफ शिफ्ट कर जाए, जो थोड़ा सा आपको स्टेबिलिटी देगा और लास्ट मिनट सरप्राइज से बचाएगा। तो 1 साल का जो पीरियड है गोल से पहले, उसमें आप इक्विटी में ज्यादा निवेशित ना रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं विश्वजीत जी, और अगला सवाल हम यहाँ पर लेना चाहते हैं अमनदीप सिंह का। 40 साल की इनकी उम्र है और खुद ही बोल रहे हैं कि अग्रेसिव इन्वेस्टर है। तो मुबारकबाद आपको, आपकी रिस्क प्रोफाइल पता है, इन्वेस्टर प्रोफाइल पता है। ऑनगोइंग एसआईपीज इनकी परागपारिक फ्लेक्सी कैप, एचडीएफसी डिफेंस फंड, क्वांट का स्मॉल कैप भी इनके पास पोर्टफोलियो में है, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप है और यूटीआई नेक्स्ट 50 भी है इनके पास। अब ये बोल रहे हैं कि इन्होंने नया फंड, अब इन्होंने कुछ एसआईपीज बंद कर रखी हैं लेकिन पैसे रिडीम नहीं किए हैं। तो क्या किसी भी तरह का इम्पैक्ट होगा इनकी कंपाउंडिंग पर लंबी अवधि में? और 1 CR बाई 2032 उसके लिए और कितना इन्वेस्ट करना चाहिए? 21 लाख की वैल्यू अभी हो गई है इनके पोर्टफोलियो में। और कोई चेंजेस या कोई एग्जिट स्ट्रैटेजी अगर आप इनको रेकमेंड करना चाहें। अब मैं ये नहीं जानती कि 21 लाख मौजूदा निवेश है जो ये कर रहे हैं उसकी वैल्यू है, या जो रोक चुके हैं और रिडीम नहीं किए हैं उसकी वैल्यू है। तो अज्यूमिंग कि हमारे पास 21 लाख इसी की वैल्यू है, आपको क्या लगता है निवेश की राशि कितनी बढ़ानी चाहिए और फंड में कितने चेंजेस करने चाहिए? जी बिल्कुल कविता जी, देखिए अगर ओवरऑल देखें, वो खुद ही कह रहे हैं कि एग्रेसिव निवेशक है। तो सबसे पहले तो मैं जैसे आपने बोला कि कुछ मेन फाइनेंशियल प्लानिंग एडवाइस भी देनी चाहिए, तो मेरे हिसाब से कोई भी पोर्टफोलियो आप कंस्ट्रक्ट करते हैं तो कोशिश करें कोर और सैटेलाइट जैसा पोर्टफोलियो बनाएं। कोर पोर्टफोलियो मतलब जिसमें लार्ज कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप जैसे फंड्स हो, जिसको आपको बार बार ज्यादा बदलने की आवश्यकता ना हो और उसको लॉन्ग टर्म आप कंटिन्यू कर सकें। अब जो थीमेटिक फंड्स होते हैं, सेक्टोरल फंड्स होते हैं, ये सैटेलाइट पोर्टफोलियो में आते हैं, जहां पे टाइमिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो कोशिश करें पहले कोर पोर्टफोलियो बनाएं। अगर उसके बावजूद आपके पास सरप्लस पैसा है, तो वही पैसा आप थीमेटिक या सेक्टोरल फंड्स में लगाएं या फिर सैटेलाइट पोर्टफोलियो में निवेश करें। तो ऐसा ना करें कि स्टार्ट ही आप थीमेटिक और सेक्टोरल फंड से कर दें और ये कह के कि मैं एक एग्रेसिव निवेशक हूं, क्योंकि इक्विटी क्लास, एसेट क्लास अपने आप में एग्रेसिव है, हाई रिस्क है। तो लार्ज कैप फंड भी इक्विटी है, मिड कैप फंड भी इक्विटी है, तो ये अपने आप में भी ये भी एग्रेसिव ही है। तो इसको ऐसा ना समझे कि ये कम एग्रेसिव है, और ज्यादा एग्रेसिव लेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छे रिटर्न्स बन जाएंगे, तो रिस्क भी उतना ही बढ़ जाता है। एक अच्छे पोर्टफोलियो के लिए रिस्क और रिवॉर्ड दोनों आपको देखना होता है। तो अगर बात करें अमनदीप जी की, तो इनके पास 5 फंड्स हैं। तो फंड्स तो बिल्कुल मैनेजेबल है, 5 फंड्स हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इसमें 2 फंड्स ऐसे हैं कविता जी, जो जैसे क्वांट का स्मॉल कैप है और एचडीएफसी का डिफेंस फंड है। तो क्वांट का स्मॉल कैप फंड है, लॉन्ग टर्म के लिए अगर निवेशित रहना चाहते हैं तो बिल्कुल बने रहें। और लेकिन जो डिफेंस फंड है, ये एक सेक्टोरल फंड है, तो इसमें आपको नजर रखनी होगी, क्योंकि इसमें वॉलेटिलिटी बाजार में थोड़ी सी ज्यादा होगी और फंड्स के कंपैरिजन में। हालांकि इसमें बने रह सकते हैं, काफी अच्छी रिटर्न्स देखने को मिली भी है, बट आपको बरकरार नजर रखनी है। अगर हम ओवरऑल देखें, तो आप जो 21 लाख रुपए आपका जो सवाल था कि जो आपने एसआईपी रोक दी है, अब उसका क्या करें, क्या उसमें कंपाउंडिंग होगी या नहीं होगी? देखिए, अगर वो फंड अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो वहां से निकला जा सकता है 1 साल के बाद,
ताकि आपको एग्जिट लोड ना देना पड़े। लेकिन अगर आप उसको निवेशित रखते हैं और एसआईपी चाहे नहीं भी कर रहे हैं, तो भी उसमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग का पूरा लाभ मिलेगा। एक लमसम इन्वेस्टमेंट उसको मान लीजिए, और हर साल कोशिश आप एज्यूम कर सकते हैं कि 12% उसमें एड ऑन होता रहेगा, ओवरऑल कॉर्पस में भी ऐड होता रहेगा, और कंपाउंडिंग का पूरा लाभ मिलता रहेगा जब तक आप निवेशित हैं। तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अगर जो आपका लक्ष्य है वो थोड़ा सा एग्रेसिव है, क्योंकि टाइम होराइजन बहुत कम है, तो अगर मैं देखूं 18,000 की एसआईपी आप कर रहे हैं 7 साल के लिए, तो ये 12% का सीएजीआर लेके चले तो करीब करीब 23 लाख रुपए बनते नजर आ रहे हैं। और जो 21 लाख मान लें आपका एग्जिस्टिंग कॉर्पस है पोर्टफोलियो का, तो ये अगले 7 साल अगर आप निवेशित रहते हैं तो करीब करीब 45-46 लाख रुपए ये बन जाएंगे। तो करीब करीब आप 70 लाख तक पहुंच जाते हैं इस अमाउंट से। और अगर आप 1 करोड़ का लक्ष्य अचीव करना चाहते हैं तो आपको अपनी एसआईपी 24,000 रुपए तक की इंक्रीज करनी पड़ेगी, और उसमें भी आपको हर साल कोशिश करना है कि स्टेप अप करना, मतलब टोटल एसआईपी जो है आपकी करीब करीब 42,000 की हो जाएगी। तब जाके आप अपना लक्ष्य अचीव कर पाएंगे। तो कोशिश करें अपनी एसआईपी बढ़ाएं, और हर साल जितना स्टेप अप कर सकते हैं या कोई लमसम ऐड कर सकते हैं तो वो करें, ताकि आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंच। चलिए आगे बढ़ते हैं झटपट। अनिल पांडे जी का सवाल लेते हैं, और टोटल 5 फंड्स हैं इनके पोर्टफोलियो में विश्वजीत जी। 1 CR इन 10 years, HDFC मल्टी कैप, ICICI फ्लेक्सी कैप, SBI बैलेंस एडवांटेज, मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप, और जियो का मिड कैप 150 भी इनके पास है। देखिए कविता जी, दोनों तीनों सवालों में देखिए तो फंड्स बहुत, अब 5 फंड ही होने लगे हैं पोर्टफोलियो में, तो ये जी बहुत अच्छी बात है। ये भी एक बिल्कुल। अच्छा बदलाव देखने को हाँ मिल रहा है, क्योंकि पहले हाँ मैंने कई पोर्टफोलियो से देखे 20-20, 25 फंड, हाँ जो भी बिल्कुल। एनएफओ आया उसमें निवेश कर दिया, जो भी नया फंड आया उसमें निवेश कर दिया। तो ये बहुत अच्छा मेरे ख्याल में बदलाव है। जी और अगर पांडे जी का देखें तो उन्होंने फंड्स भी बहुत अच्छे चुने हुए हैं। एचडीएफसी का मल्टी कैप बहुत अच्छा फंड है, आईसीआईसीआई का फ्लेक्सी कैप, कैटेगरी वाइज भी बहुत अच्छे फंड्स हैं। मोतीलाल का स्मॉल कैप फंड है, और जियो का नया मिड कैप फंड इन्होंने लिया है जो थोड़ा पैसिव है। और अभी उसकी परफॉर्मेंस अभी आने वाले समय में देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है इस फंड को लॉन्च हुए हुए। हाँ, इन्होंने एक एसबीआई का बैलेंस एडवांटेज फंड ले रखा है। तो वो पांडे जी को देखना है कि अगर वो कंजर्वेटिव स्टाइल से निवेश करना चाहते हैं और उनके पोर्टफोलियो में कहीं डेट नहीं है, ओवरऑल पोर्टफोलियो में, सिर्फ म्यूचुअल फंड्स के पोर्टफोलियो में नहीं, ओवरऑल पोर्टफोलियो में डेट एसेट एलोकेशन नहीं है, तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्योंकि अभी एक लंबी अवधि है इनके पास, तो ये यहाँ से अगर थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं तो एसबीआई बैफ से निकलकर एसबीआई के ही लार्ज एंड मिड कैप फंड में, या फिर एसबीआई के कॉन्ट्रा फंड में स्विच कर सकते हैं, ताकि एक डिफरेंट कैटेगरी इनके पोर्टफोलियो में ऐड हो जाए। और प्योर इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड है, तो चांसेस है कि रिटर्न थोड़े से ज्यादा बने। अगर हम इनका गोल देखें तो 20,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं, 12% का सीजीआर लेके चले, तो 10 वर्ष का टाइम होराइजन है, तो करीब 44 लाख रुपए बनते नजर आ रहे हैं। तो 56 लाख का गैप है। अगर 1 करोड़ का लक्ष्य अचीव करना चाहते हैं तो करना क्या होगा पांडे जी, आपको हर वर्ष 20% का स्टेप अप करना पड़ेगा। जो भी आप एसआईपी कर रहे हैं 20,000 में 20% हर साल आप ऐड करते जाएं, और फिर अगले साल उसमें 20% ऐड करते जाएं, तब जाके आप अपने गोल तक पहुंच पाएंगे। तो कोशिश करें जितनी स्टेप अप कर सकते हैं करें, और जो लमसम ऐड कर सकते हैं वो भी करें, ताकि आप अपने गोल के करीब पहुंच पाए। फंड्स बहुत अच्छे हैं, एक थोड़ा सा हाँ। बदलाव आप करना चाहें तो कर सकते चलिए बदलाव के भी आपको ऑप्शंस दे दिए गए हैं, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। इस बीच दर्शकों को बता दें कि अगर आपको अपने सवाल भी हमसे पूछने हैं तो व्हाट्सएप नंबर भी आपके स्क्रीन पे हम फ्लैश कर लेते हैं। शो की शुरुआत में हम फ्लैश नहीं कर पाए, लेकिन आपको सवाल पूछने हैं तो अपने नंबर व्हाट्सएप कर दीजिए, अपने सवाल को व्हाट्सएप कर दीजिए। और यूट्यूब पर क्योंकि हम लाइव रहते हैं तो वहाँ भी अपने सवाल छोड़ सकते हैं। आपको बस करना इतना है कि सवाल डिटेल में भेज दीजिएगा। जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है शुरू भी करना चाहते हैं तब भी सवाल पूछ सकते हैं। और हाँ, इंश्योरेंस के सवालों पर भी हमारा फोकस होता है, तो वो पूछना चाहते हैं किसी पॉलिसी को लेकर, किसी कवरेज को लेकर, वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। और क्रेडिट कार्ड इन्वेस्टमेंट्स पे जो टैक्स लगता है, पर्सनल फाइनेंस के दायरे में जो भी कुछ आता है, वो सब कुछ हमारे एक्सपर्ट्स आपको हेल्प कर सकते हैं उसे लेकर। विश्वजीत जी, रोशन कुमार जी का सवाल हम लेंगे। इनकी उम्र 42 साल की है। अगस्त के महीने से इन्होंने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की है। 3 करोड़ 15 साल में इनका टारगेट है। बंधन का स्मॉल कैप, निपॉन का स्मॉल कैप, एचडीएफसी का मिड कैप इनके पोर्टफोलियो में है। ईडलवाइज का मिड कैप, एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप, पराग पारेख का भी फ्लेक्सी कैप है। टोटल 30,000 की एसआईपी ये कर रहे हैं, ये इन्होंने जानकारी दी है। लेकिन टारगेट बड़ा है विश्वजीत सर, कैसे पूरा होगा? और 42 साल इनकी उम्र है, अब आगे कितना निवेश भी कर पाएंगे हमें नहीं पता।
बिल्कुल बताएंगे और बिल्कुल आसान तरीका भी बताएंगे कि कैसे अपना गोल को अचीव कर सकते हैं। और जी। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कविता जी, इनके हाँ पास जो कैटेगरीज हैं सब हाँ में रिपीट दो फंड्स हैं, हाँ चाहे हाँ वो स्मॉल कैप है, चाहे वो मिड कैप है, चाहे वो फ्लेक्सी कैप फंड है, और हाँ। छो के छो फंड बहुत अच्छे हैं, उसमें बिल्कुल। कोई वो नहीं है। तो मुझे काफी समय लगा कि कौन सा फंड है जिसमें ओवरलैप नहीं है, कौन से में बदलाव अच्छा, कैसे किया जा सकता है। आप जब बोलते हैं कि फंड अच्छे हैं तो आप परफॉर्मेंस देकर बोलते हैं कि आप ट्रैक रिकॉर्ड देकर बोलते हैं, आप कैसे बोलते हैं कि फंड अच्छा है या फंड खराब है? बिल्कुल कविता जी, इसके दो तीन पैरामीटर्स होते हैं। सबसे पहले तो यस, जो निवेशक देखते हैं वो तो ज्यादातर रिटर्न्स देखते हैं, बट 5 साल 10 साल की कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देखते हैं। हम्म। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो फंड जब मार्क बाजार में गिरावट थी तब उसने कैसा बिहेव किया, क्या ज्यादा गिरा या कम गिरा। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड भी देखना पड़ता है, जैसे उसमें कई सारे रेशियोज होते हैं, सॉर्टिनो रेशियो होता है, बहुत सारे जो हम रिस्क पैरामीटर्स को चेक करते हैं कि रिस्क प्रोफाइल पॉइंट ऑफ व्यू से फंड कितना रिस्क लेके कितना रिटर्न दे रहा है। अगर बहुत रिस्क लेके ज्यादा थोड़ा कम रिटर्न दे रहा है तो वो लाभदायक शायद ना हो, अगर कम रिस्क लेके ज्यादा रिटर्न दे रहा है तो वो फंड शायद ज्यादा अच्छा हो। तो हम इन सब क्राइटेरियाज को नजर रखते हैं। फंड मैनेजर का भी ट्रैक रिकॉर्ड इस पे देखा जाता है कि कौन इसको फंड को मैनेज कर रहा है, क्या उनका पास का ट्रैक रिकॉर्ड है। तो ये सारी चीजें हम देखकर एक डिसीजन लेते हैं कि ये फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब बहरहाल इनके सवाल पे आते हैं रोशन जी के। तो रोशन जी, दो स्मॉल कैप, दो मिड कैप और दो फ्लेक्सी कैप, तो थोड़ा सा मेरे हिसाब से पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन के लिए कुछ डिफरेंट कैटेगरीज में हमें चेंज करना पड़ेगा। अगर मैं स्मॉल कैप देखता हूँ तो उसमें ज्यादा ओवरलैप नहीं है, तो बेशक उस दोनों स्मॉल कैप में बन सकते हैं। निपॉन का स्मॉल कैप भी बहुत अच्छा है और बंधन का स्मॉल कैप भी बहुत अच्छा है, तो बिल्कुल उसमें कंटिन्यू करें। जो मिड कैप है, एचडीएफसी मिड कैप और एडलवाइस मिड कैप, इनमें ओवरलैप है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एचडीएफसी और एडलवाइस मिड कैप में एडलवाइस मिड कैप से चेंज कर कर आप आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल का एक वैल्यू स्टाइल फंड ले लें, ताकि ओवरऑल पोर्टफोलियो में एक डिफरेंट इन्वेस्टमेंट स्टाइल भी आपके पोर्टफोलियो में ऐड हो जाएगा। और जो फ्लेक्सी कैप फंड है, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, तो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप से स्विच कर कर आप एचडीएफसी के ही फोकस्ड फंड में चले जाएं, ताकि एक और डिफरेंट कैटेगरी आपके पोर्टफोलियो में ऐड हो जाएगी। और फ्लेक्सी कैप तो है ही, पराग पारिक में आपको थोड़ा इंटरनेशनल स्टॉक्स का भी एक्सपोजर मिलता है, तो ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन भी मिलती है, इसलिए उसको कंटिन्यू करें। तो ये आप बदलाव अवश्य करें। जहां तक कि आपका गोल का सवाल है, आपने 3 करोड़ का लक्ष्य रखा है। 30,000 की एसआईपी अगर आप कंटिन्यू करते हैं 15 वर्ष और 12% का सीएजीआर लेके चले, तो ये आप 1.5 करोड़ तक पहुंच पाते हैं। तो करना क्या है, आपको हर वर्ष 15% का स्टेप अप करना है अगले 15 साल, तो आप 3 करोड़ के लक्ष्य तक आसानी से पहुंच पाएंगे। तो 15% हर साल स्टेप अप करें, थोड़ा सा ये डिफरेंट कैटेगरीज ऐड ऑन कर ले अपने पोर्टफोलियो में, तो मेरे हिसाब से काफी अच्छा कॉर्पस भी बन जाएगा और रिस्क भी काफी कम हो जाएगा ओवरऑल पोर्टफोलियो। ऑलराइट। प्रदीप सिंह का सवाल लेते हैं विश्वजीत जी। 40 साल की इनकी भी उम्र है, इन्वेस्टमेंट प्लान इनका 15 साल का है, 10% से स्टेप अप भी करेंगे। 1.5 करोड़ इनको इकट्ठा करने हैं और 1 महीने पुरानी ही इनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो डिटेल्स इन्होंने हमें दी हैं। 20,000 की एसआईपी चल रही है। और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, आईसीआईसीआई प्रू लार्ज एंड मिड कैप, बंधन स्मॉल कैप, एचडीएफसी बैफ इनके पास है। और कोई चेंजेस अगर करने हो तो आप इनको रेकमेंड करें, ये कह रहे हैं। बाकी सारे फंड्स तो ठीक है, लेकिन अपने पोर्टफोलियो के इस मुकाम पर बैफ लेना ठीक होगा? आई मीन ठीक है, आपको पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देनी है, बट थोड़ा सा अग्रेसिव नहीं होना पड़ेगा इनको शुरुआती स्टेजेस ऑफ इज इन्वेस्टमेंट? बिल्कुल कविता जी, आपने बिल्कुल ठीक बोला। अगर हम ओवरऑल कॉर्पस देखते हैं, तो अगर आपके पास 100 रुपए है तो कितना पैसा इक्विटी में जाना चाहिए, कितना डेट में, कितना गोल्ड में, वो एसेट एलोकेशन तो आवश्यक है। पर अगर आप म्यूचुअल फंड्स में केवल इक्विटी के एक्सपोजर के लिए आ रहे हैं, तो और लंबी अवधि है आपके पास, तो बैफ की शायद इतनी आवश्यकता ना हो। अगर हाँ 2-3 साल का टाइम होराइजन है, तो बैलेंस एडवांटेज फंड, या फिर आप बहुत कंजर्वेटिव निवेशक है कि आप बहुत कम कम से कम रिस्क लेना चाहते हैं, तो डेट को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं तो भी ठीक रहेगा। लेकिन क्योंकि काफी लंबी अवधि है, 15 वर्ष का पीरियड है, तो शायद बैफ इतना इंपॉर्टेंट रिजल्ट पे ना कर पाए। अगर हम बहरहाल उसको किसी प्योर डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में करते हैं, तो शायद हमें अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो मेरे ख्याल में फंड्स तो बहुत अच्छे हैं, बंधन का स्मॉल कैप भी बहुत अच्छा है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप भी अच्छा है, आईसीआईसीआई लार्ज एंड मिड कैप भी अच्छा है। और कविता जी ने बिल्कुल ठीक बोला, एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड की शायद इतनी आवश्यकता नहीं है, तो इससे स्विच कर कर आप एचडीएफसी के ही फोकस्ड फंड में चले जाएं, जहां पे फंड मैनेजर के हाई कन्विक्शन स्टॉक्स होते हैं, कम स्टॉक्स होते हैं, कंसंट्रेटेड स्ट्रैटेजी होती है, तो शायद आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स आने वाले समय में देखने को मिले। जहां तक कि गोल का सवाल है कविता जी, 20,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं,
15 वर्ष में अगर देखें तो 12% का सीजन लेके चले तो केवल 95 लाख रुपए बनते नजर आ रहे हैं। और गोल थोड़ा ज्यादा है तो कोशिश करनी पड़ेगी इनको, 32,000 रुपए की एसआईपी करनी पड़ेगी, तब जाके ये अपने गोल के करीब पहुंचेंगे। अगर इकट्ठी स्टार्ट नहीं कर सकते हैं तो कोशिश करें 7 से 8% का हर वर्ष अपना एनुअल स्टेप अप कर ले अपनी एसआईपी में, तो भी ये अपने गोल के काफी करीब पहुंच जाए। ऑलराइट, रवि पांडे का सवाल लेते हैं और इनका भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है। 25,000 तक अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ा सकते हैं। फिलहाल 2,000 रुपये एसबीआई के ईएसजी फंड में, एसबीआई कॉन्ट्रा, एसबीआई ऑटोमोटिव, तो तीन तो इनके एसबीआई के फंड्स हो गए स्टार्टिंग में। 4-4 हज़ार और 2,000 की एसआईपी यहाँ चल रही है इनकी। पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप है, लार्ज एंड मिड कैप इनके पास मोतीलाल ओसवाल का है। फिलहाल पोर्टफोलियो की वैल्यू 9 लाख है और 1 CR इन 12 ईयर्स। तो आज तो मेरे ख्याल से सभी को करोड़पति ही बनना है शो में, और सबको 10 से 15 साल में ही बन जाना है। ये कविता जी, ये बहुत अच्छी बात है कि एटलीस्ट वो 10-15 साल का टाइम लेके चल रहे हैं, क्योंकि सबको चमत्कार चाहिए। सब चाहते हैं कि एक महीने से 1 साल में ही करोड़पति बन जाए। तो ये मेरे ख्याल में तो एक अच्छा इवॉल्व, इन्वेस्टर्स काफी इवॉल्व हो रहे हैं और 15 वर्ष का टाइम पीरियड दे रहे हैं एटलीस्ट। ऐसे कैटेगरीज में नहीं जा रहे हैं कि जहाँ पे पूरा पैसा हाई रिस्क में चला जाता है और डूब भी जाता है। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा सोचने का नजरिया है। जहां तक कि पांडा जी का सवाल है, अगर आपने जैसे ठीक बताया कि तीन फंड्स एक ही एएमसी के, हालांकि वो इंडिया की टॉप एएमसी है एसबीआई, तो कभी कोई नहीं है, बट नॉर्मली हम कहते हैं कि ये कंसंट्रेटेड रिस्क होता है जिससे आप बच सकते हैं। तो कोशिश करें आप डिफरेंट एएमसीज के बेस्ट फंड्स को चुनें, ताकि अच्छा पोर्टफोलियो में एक एएमसी वाइज भी डाइवर्सिफिकेशन हो। और कविता जी, कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो 20 रुपए तक आप एक एएमसी में रखें, उससे ज्यादा ना रखें। तो ये भी एक डाइवर्सिफिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट एंगल होता है। अब इनके पास 3 फंड है, तो उसमें 2 थीमेटिक फंड्स भी हैं, जैसे कि एसबीआई का ईएसजी एक्सक्लूसिव स्ट्रेटजी फंड है। तो ये उन स्टॉक्स में निवेश करते हैं जो कंपनियां ईएसजी को फॉलो करती हैं, यानी कि एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस नॉर्म्स को फॉलो करते हैं, और उनके बेसिस पे उन कंपनीज को स्कोर भी किया जाता है। तो अच्छी स्टॉक्स होती हैं, अच्छी कंपनीज होती हैं, बट अभी बहुत अच्छे रिटर्न शायद यहाँ पे देखने को नहीं मिले हैं। तो मेरा सलाह ये रहेगा कि एसबीआई ईएसजी एक्सक्लूसिव स्ट्रेटजी फंड से निकलकर एसबीआई का ही कॉन्ट्रा फंड ले लें, या फिर एसबीआई का लार्ज एंड मिड कैप फंड ले लें, वो बेहतर रहेगा, और थीमेटिक सेक्टरल फंड से भी बच जाएंगे। दूसरा, एसबीआई का ऑटोमोटिव अपॉर्चुनिटी फंड है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी अगले 3-6 महीने में ऑटोमोटिव के अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं, तो उस पर थोड़ा वेट कर सकते हैं, बट आगे चल के मेरे हिसाब से कोर पोर्टफोलियो में ही रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और इसकी जगह ये एक वैल्यू स्टाइल फंड ले लें जो पोर्टफोलियो में मिसिंग है। चाहे तो डीएसपी का वैल्यू फंड ले लें जिसमें थोड़ा सा ग्लोबल एक्सपोजर है, या फिर आईसीआईसीआई का वैल्यू फंड ले लें जिसमें काफी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रही है। तो ये एक डिफरेंट कैटेगरी इनके पोर्टफोलियो में ऐड हो जाएगी। बाकी जो फंड्स हैं वो अच्छे हैं, मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप भी अच्छा है, और पीजीआई इंडिया का फ्लेक्सी कैप में भी कंटिन्यू कर सकते हैं। हालांकि बहुत सॉलिड परफॉर्मेंस तो नहीं है, बट काफी पुराना फंड है, तो कंटिन्यू कर सकते हैं। जहां तक कि गोल का सवाल है, कविता जी 17,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं, 12% का सीएजीआर लेके चले तो केवल 52 लाख रुपए बनते नजर आ रहे हैं। तो इनको करना क्या है, करीब करीब 25,000 रुपए की एसआईपी करनी पड़ेगी, और उसमें भी 6% का स्टेप अप करना पड़ेगा हर वर्ष, तब जाके ये अपने 1 करोड़ के लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि टाइम होराइजन ज्यादा लंबा इन्होंने नहीं रखा है। तो कंपाउंडिंग का पूरा लाभ लेना है तो जितना लंबा टाइम होराइजन हो तब ज्यादा फायदा होता है। तो ये थोड़े से बदलाव करने पड़ेंगे। ऑलराइट, मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक हमने तमाम दर्शकों के सवालों के जवाब दे दिए हैं, और जितना हो सके उन्हें गाइड किया है उनकी स्ट्रैटेजीज़ की और उनके लाइफ गोल्स की ओर। लेकिन दर्शकों को अगर और भी सवाल पूछने हैं, जो एग्जिस्टिंग जवाब दिए हैं उन्हीं को अगर कुछ पूछना है तो अपना सवाल फिर से भेज सकते हैं। विश्वजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय दिया, दर्शकों का मार्गदर्शन किया। और यहाँ पर हम शो को भी समाप्त करते हैं। बताएं दर्शकों को कि अपने सवाल आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप हमें यूट्यूब के ज़रिए भी अपने सवाल पहुँचा सकते हैं, क्योंकि हम यूट्यूब पर लाइव होते हैं और पिछले शोज़ भी आप देख सकते हैं। तो आपको बस करना इतना है कि अपने सवाल हमें यूट्यूब पर भी भेज देने हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और लाइव हम आपके सवालों के जवाब देते हैं शो में। और इसी के साथ मुझे भी इजाज़त दें आज। नमस्कार।